सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग ब्रह्मास्मि क्रिया योग के रोग निवारण सत्र के दूसरे नंबर के कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। हमने कल बहुत विस्तार से समझाया था कि हम बीमार पड़ते क्यों। हमारे बीमार पड़ने की वजह बस सिर्फ एक है कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो हमारी जैविक जीवन शैली है, जब हम उसे छोड़ देते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। 200 साल पहले से साम्राज्यवादी दृष्टि रखने वालों ने पूरे विश्व पर शासन करने की मंशा से, जब उन्होंने विज्ञान के नए नए अनुसंधान किए और उसमें सफलता प्राप्त की, तो उसके बाद उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें बौद्धिक मजदूरों की जरूरत महसूस हुई। क्लर्क चाहिए, चपरासी चाहिए, बाबू चाहिए, आईएएस अधिकारी चाहिए और दूसरे अकाउंटेंट वगैरह चाहिए उनको। तो ये सब क्या थे? बौद्धिक मजदूर। इन बौद्धिक मजदूरों को पैदा करने के लिए उन्होंने पूरे विश्व में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई और शिक्षा के बेसिक पैटर्न, जो भारतीय पैटर्न था स्किल बेस, उसको उन्होंने एजुकेशन बेस कर दिया। हमारे यहाँ आयुर्वेद में इतने बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य होते थे कि वो किसी भी धातु को स्वर्ण में बदल देते थे। रसायन विज्ञान के एक से एक बड़े जानकार थे, खगोलविद हुआ करते थे, गणितज्ञ हुआ करते थे, मौसम विशेषज्ञ हुआ करते थे, लेकिन इन लोगों के पास कोई डिग्री नहीं होती। ये लोग अपने एक्सपीरियंस से, अपनी संवेदनाओं से निष्कर्ष निकालते थे और उसके सूत्र बना देते थे, और वह सूत्र आज तक एज इट इज चल रहे हैं। हम लोगों के एक बहुत विद्वान व्यक्ति हुए हैं, घाघ जी। घाघ ने जो अपने सूत्र दिए हैं, आज का मौसम विज्ञान भी उस सटीक जगह तक नहीं पहुंच पाया है जो घाघ के सूत्रों से मौसम के विषय में प्रेडिक्शंस किए जा सके। तो ये क्या था? ये स्किल बेस्ड एजुकेशन। मतलब आपकी क्षमता, आपकी प्रतिभा, आपकी संवेदनशीलता, आपकी योग्यता पर जो व्यक्ति अपने को सुदृढ़ करता था, उसके आधार पर वह अपना जीवन यापन करता। लेकिन साम्राज्यवादी क्या चाहते थे? कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में रहे। इसके लिए उन्होंने स्किल बेस्ड एजुकेशन को खत्म करके सिलेबस बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया पूरे विश्व में। उसके लिए प्राइमरी स्कूल बनाए गए, कॉलेजेस बनाए गए, यूनिवर्सिटीज बनाई गई, और उसमें एक फिक्स क्राइटेरिया रखा गया कि जो बच्चा इस क्राइटेरिया को क्रॉस करेगा उसको मैं अपने यहाँ नौकरी में रख लूंगा। और उस नौकरी करने वाले व्यक्ति को इस तरह का सम्मान और आडंबर दिया गया कि हर व्यक्ति उस तरह की नौकरी पाने के लिए लालायित हो गया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि समाज से प्रतिभा खत्म हो गई, उसकी जगह प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। और जब प्रतिस्पर्धा शुरू हुई तो उस प्रतिस्पर्धा ने साम्राज्यवादी शक्तियों को बौद्धिक मजदूर तो दे दिए, लेकिन जो हमारी क्षेत्रीय योग्यता हुआ करती थी, वो योग्यता एक दो पीढ़ी के बाद पूरी तरह खत्म हो गई। फिर क्या हुआ?
कि उस साम्राज्यवादी शिक्षा व्यवस्था में अपने को एडजस्ट करने के लिए माता पिता ने, व्यक्ति ने स्वयं जैविक जो उसकी ईश्वर प्रदत्त जीवन शैली थी उसको छोड़ करके उसने साम्राज्यवादी जीवन शैली को एडॉप्ट किया। अब ईश्वर प्रदत्त जीवन शैली जो है वो उसके विकास के लिए है। ईश्वर प्रदत्त जीवन शैली का मतलब क्या है? मौज में जिंदगी को जीना। जरूरी थोड़ी है कि हर आदमी को सवेरे 4 बजे उठ के मंत्र जप ही करना है, नहीं, कोई जरूरी नहीं। भाई किसान है तो वो 4 बजे उठेगा, अपना हल बैल लेकर के खेत में चला जाएगा, उसको क्या जरूरत मंत्र जप करने की। बिजनेसमैन है, वो उठेगा, अपना व्यापार धंधे की दुकान खोलेगा, बैठ जाएगा, अपना व्यापार धंधा करेगा। सेवा देने वाला वर्ग है, वो अपने सेवा देने के कार्य में लग जाएगा, उसको क्या जरूरत है। तो ये क्या है? जैविक जीवन शैली। अपने लय में जीना, अपनी मौज में जीना, अपनी मस्ती में जीना। साम्राज्यवादी शिक्षा व्यवस्था ने इस जैविक जीवन शैली को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और जब व्यक्ति जैविक जीवन शैली को छोड़ दिया तब क्या हुआ कि वह बीमार रहने लगा। क्यों बीमार रहने लगा? क्योंकि उसने मौज में जीना बंद कर दिया। अब वो प्रतिस्पर्धा में जी रहा है। उसने एक मकान बनाया है तो हम 2 बनाएंगे, उसकी गाड़ी 5 लाख की है तो हम 8 लाख वाली खरीदेंगे, उसने अगर डेल का लैपटॉप लिया है तो हम एप्पल का लैपटॉप लेंगे। प्रतिस्पर्धा। और इस प्रतिस्पर्धा का कोई अंत नहीं है। भाई आप एक मकान की जगह 2 बना लोगे, 3 बना लोगे, लेकिन ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिनके पास 100 मकान है, कहां जाओगे आप 5 लाख की गाड़ी की जगह 8 लाख की गाड़ी खरीद लोगे, लेकिन इसी भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 8-8 करोड़ की गाड़ियां हैं। आप सबको बीट नहीं कर सकते। इसलिए अपने जैविक जीवन शैली, अपनी मौज की जीवन शैली में जीजिए। किसी प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली में उलझकर अपने शरीर को बर्बाद मत कीजिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि माता पिता भी बिना सोचे समझे 3 साल का बच्चा हुआ, 4 साल का बच्चा हुआ, लाद दिया, बस में चला जा रहा है, नींद नहीं पूरी हो रही है, सुबह का नाश्ता नहीं कर पाया है, कहां जा रहा है? कहां पढ़ने जा रहा है। अच्छा ठीक है, और वो पढ़ के आया, आने के बाद फिर उसको होमवर्क करना है, माँ बाप बैठ के उसका होमवर्क करा रहे हैं। मतलब एक ऐसी जीवन शैली आपने उस बच्चे को जन्म के साथ दे दी जो उसकी मूल वृत्ति के विपरीत है। फिर परिणाम क्या हुआ कि वह बच्चा तनाव में रहने लगा। उस बच्चे को अपने प्रतिस्पर्धी बच्चों के मुकाबले कम नंबर मिले, वह निराश हो गया। बार बार कम नंबर मिले, वो डिप्रेशन में चला गया। फिर आप क्या करते हैं? उस बच्चे को लेकर के मेंटल डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर मेंटल डॉक्टर कहता है, अरे आपका बच्चा तो साइजोफ्रेनिक हो गया है, चिड़चिड़ा हो गया है, अब आप ये दवाई खाइए, वो दवाई खाइए। मतलब बच्चे में कोई कमी नहीं है, बच्चे में कोई खराबी नहीं है। हमने एक गलत जीवन शैली को उस बच्चे के ऊपर थोप कर उसे बीमार कर दिया। और जब हमने गलत जीवन शैली उस बच्चे के ऊपर बचपन से ही थोप कर उसे बीमार कर दिया, फिर उसके बाद क्या है, हजारों तरह के रोग उसको पूरे जीवन भर परेशान करते रहते हैं। और इसके बाद भी अगर उस झंझावात से वो निकलता है तो क्या करता है?
वह अपने जीवन की असफलताओं के कारण को समझ नहीं पाता कि आखिरकार मेरे नंबर कम क्यों आ रहे हैं। अरे तुम्हारी नींद ही नहीं पूरी हो रही है, तुम्हें समय पर खाना ही नहीं मिल रहा है, डिसिप्लिन के नाम पर तुमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी करने का समय ही नहीं दिया जा रहा है, तो तुम जिंदगी की रेस में तो पीछे छूट ही जाओगे ना। अब जब जिंदगी की रेस में पीछे छूटते हो तो फिर कहते हो हम असफल हो गए, या माँ बाप कहते हैं, परिवार के लोग कहते हैं, लेकिन वह बच्चा उसका कारण नहीं समझ पाता क्योंकि उसका अनुभव नहीं है, उसे कोई गाइड करने वाला नहीं। और जब वह सही चीज को नहीं समझ पाता है तो उसका परिणाम क्या होता है कि वह शांत या प्रकट रूप में आत्महत्या करता है। प्रकट रूप में आत्महत्या यह है कि पंखे से लटक गया मर गया, जहर पी लिया मर गया, नदी में कूद गया मर गया, यह प्रकट आत्महत्या। शांत आत्महत्या क्या है? गहरे अवसाद में चला गया, समाज से अपने को काट लिया, किसी के सामने प्रेजेंट करने में, खड़े होने में उसे झिझक महसूस होने लगी। आप लोग इतने तरह के समाज में लोगों को देखते होंगे, बड़े से बड़े डिग्री होल्डर, अच्छी से अच्छी नौकरी करने वालों के अंदर भी आप लोग क्या ये महसूस नहीं करते कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, अपनी बात को सही शब्दों में, सही प्लेटफॉर्म पे रखने का साहस नहीं होता। यही साइलेंट आत्महत्या है, यही गुप्त आत्महत्या है। जब आप अपने विषय को अज्ञात भय के कारण सही प्लेटफॉर्म पर सही शब्दों में नहीं रख पाते हैं तो ये आपकी गुप्त आत्महत्या है। मेरी बात सही है या गलत है? सहमति या असहमति दीजिए। सहमत है गुरुजी। गुरुजी, ऐसा देखा गया है कि एक समूह में कुछ, अगर 20 लोगों का एक समूह है तो अक्सर 1 या 2 ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात ठीक से रख पाते हैं, नहीं तो 18 लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात नहीं कह पाते। और तो ये जो साइलेंट आत्महत्या है, शांत आत्महत्या, ये आपको अंदर से जो ऊर्जा का संचरण है उसको डिस्टर्ब करता है। फिर मस्तिष्क के जो सिग्नल जिस ऑर्गन को जिस ताकत से, जिस रिदम में मिलने चाहिए वो मिलने बंद हो जाते हैं। और जब मस्तिष्क से आपको सिग्नल मिलने बंद हो जाते हैं तो आपका ऑर्गन काम करने में अनईजी हो जाता है, वो सुविधा से काम नहीं करता, उसे काम करने में असुविधा होने लगती है। और फिर वह धीरे 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 ऑर्गन अपना काम करना छोड़ देता है। पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना छोड़ देगा, लीवर खाना बनाना छोड़ देगा, आमाशय अधिक अम्ल बनाने लगेगा या कम अम्ल बनाने लगेगा, जठराग्नि हो जाएगी या मंदाग्नि हो जाएगी, आंतें मल को शरीर से बाहर निकालना छोड़ देंगी, हार्ट पंप करना छोड़ देगा। ये क्या है? रोग? एक भी रोग नहीं है इसमें। आप प्रकट शांत आत्महत्या की है, उसका ये परिणाम है, रोग नहीं। तो ये जो अप्रगट आत्महत्या है इसको बंद करिए। कैसे बंद करिए? मौज में, अपने जीने के लय में जिए, घड़ी के गुलाम मत बनिए। साम्राज्यवादी तो ये चाहते ही हैं कि ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स लगा दिए जाएं, ऐसे ऐसे कैमरे लगा दिए जाएं, ऐसे ऐसे थंब इंप्रेशन की मशीनें लगा दी जाएं, ऐसे ऐसे आपका डाटा कलेक्ट कर लिया जाए कि आप उनके इशारे पर कठपुतली की तरह नाचते रहें। और इसका कोई एंड नहीं है। अभी एक प्रयोग हो रहा है, आप लोगों की जानकारी के लिए बताएं कि आप जब लैट्रिन में जाकर के लैट्रिन करेंगे
तो आपके लैट्रिन से वो वहीं पर एग्जामिन कर लेगा कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। फिर अगले दिन आप रेस्टोरेंट में जा करके अगर कहेंगे भाई हमको छोला भटूरा खाइए, तो आपका ऑर्डर ही नहीं रिप्लेस होगा। क्यों? क्योंकि आपके पॉटी में चिकनाई ज्यादा थी। इस स्तर तक आपको नियंत्रित करने की योजना चल रही है। आप क्या खरीदें क्या ना खरीदें, क्या सुने क्या ना सुने, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या खाएं क्या ना खाएं, यही निर्धारित करने का जो सिलेबस है, जो कार्यक्रम है, उसको कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मोदी जी ने कई बार लाल किले से भी कहा है कि भारत को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ना है, मतलब डिजिटल गुलामी की ओर बढ़ना है। धीरे 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 करके 1000 का नोट बंद हुआ, फिर 500 का हुआ, फिर 2000 का आ गया, अब 2000 का बंद हुआ, 500 का बंद होने की तैयारी है, फिर 100 का बंद हो जाएगा। होते 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 एक स्थिति वो आएगी जब 10-20 के नोट चलेंगे, बाकी टोटल ट्रांजैक्शन डिजिटल हो जाएगा। और ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन टोटल हो जाएगा, ये क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ये जानना चाहती है, वैश्विक समीकरण के लोग ये जानना चाहते हैं कि भारत के अंदर कौन व्यक्ति किस चीज में कितना पैसा खर्च कर रहा है। अब देखिए, दीपावली होती है, पूरे देश भर के अंदर लोग सोना खरीदते हैं। अगले दिन सवेरे न्यूज़पेपर में आता है 21 टन सोना बिका। तो ये जो 21 टन सोना बिका का डाटा है, ये आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन के कारण गवर्नमेंट को पता है। नवरात्रि में इतने टन देसी घी बिका, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन के कारण उसे पता है। होली के अंदर इतने टन रंग बिका, आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन के कारण पता है। और फिर ये जो बैठे हुए लोग हैं विश्व सत्ता में, ये लोग उसको प्लान करते हैं। कुल मिलाकर के आपकी स्वतंत्रता को छीनते हैं, आपको मानसिक रूप से वह अपने तरीके से चलाना चाहते हैं और आप उनके तरीके से चलते हैं। तो करना क्या है? हमें उनके तरीके से नहीं चलना है। अगर हम उनके तरीके से चलेंगे तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। हमें अपने जीवन की मौज में चलना है, हमें अपनी जैविक लय में चलना है। हमें किसी के साथ ऐसा कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है जहां पर हम अपनी मौलिक जीने की स्थिति को ही छोड़ दें। यहां तक मेरे विषय को किसी को कोई बात कहनी हो, सुनना हो, आपत्ति हो, आप अपनी बात रखिए। प्रणाम गुरुजी, सुशांत बोल रहा हूँ। गुरुजी, एक प्रश्न है। तो इस हिसाब से हम जो आजकल ब्लड टेस्ट करा रहे हैं लैब में या किसी भी तरीके का टेस्ट करा रहे हैं, तो इस हिसाब से तो सब डेटा ये जो भी पूंजीवादी सोच वाले लोग हैं इनके पास बिल्कुल जा रहा है। तो गुरुजी, ये जो राइट टू प्राइवेसी और ये सब करते हैं, ये तो सब किताबी बातें, मतलब कहने की बात है, कुछ भी नहीं। ये सब बकवास। क्या प्राइवेसी है भाई? आप व्हाट्सएप पर योगेश कुमार मिश्रा को क्या मैसेज भेजे हैं, ये जब चाहे तब गवर्नमेंट पढ़ सकती है। आप योगेश कुमार मिश्रा को कितना पैसा भेजे हैं, ये जब चाहे तब गवर्नमेंट देख सकती है। आप योगेश कुमार मिश्रा से क्या बात किए हैं, जब चाहे तब वो सुन सकते हैं। प्राइवेसी क्या है? आप हमको एक चीज ऐसी बता दीजिए जो बंद कमरे के अंदर भी आप कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी प्राइवेसी में है। कोई चीज प्राइवेसी नहीं। आपके यहाँ जितनी स्मार्ट टीवी लगी हुई है, एंड्रॉइड, ये जब तक आप तार नहीं निकाल देते हैं,
तब तक ये आपके घर की हर इंफॉर्मेशन सर्वर को भेजती। आपका मोबाइल, आप कहो ना कहो, बात करो ना करो, स्विच ऑन करो ना करो, कुछ करो, अगर आपके पास है तो आपकी हर बात सुन रहा है और सर्वर पे भेज रहा है। इसीलिए जब आप कहते हो कि हमको गाड़ी खरीदनी है, आप देखिए तुरंत आपके व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर गाड़ियों के विज्ञापन आने लगते हैं। भाई हमने तो कोई सर्च किया नहीं, हमने तो बस एक दोस्त से मुंह से कहा, क्या सोच रहे हैं कि 2 महीने बाद गाड़ी खरीद लें, तो वह विज्ञापन क्यों दिखने लगे? इसका मतलब यह है ना कि वो डिवाइस आपकी बात सुन रही है। आप कहिए अभी मुझे गोवा जाना है, तो गोवा के अच्छे अच्छे होटलों के रेफरेंस ऑटोमेटिक आपके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर आने लगे। ऐसा होता है नहीं होता है? बताइए। होता है गुरुजी, ऐसा ही होता। बिल्कुल होता है गुरुजी। कुछ चीज एक बार सर्च कर लो, वो तब तक वही दिखाता रहेगा हर प्लेटफॉर्म पे आपको। तो ये इस बात की सूचना है कि कोई भी चीज प्राइवेसी जैसी नहीं रह गई, सब चीज ट्रांसपेरेंट। दिक्कत ट्रांसपेरेंट होने में नहीं है, दिक्कत यह है कि ट्रांसपेरेंट होने के बाद वो लोग अपने प्रयोग के लिए जब आपको कंट्रोल करने लगते हैं और आपकी जैविक लय, जैविक जीवन शैली को हटा करके आपको साम्राज्यवादी जीवन शैली अपनाने के लिए बाध्य करने लगते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली को अपनाने के लिए आपको बाध्य करने लगते हैं, सारी समस्या यहां से शुरू होती है। ये हम आपको बता रहे हैं, अभी समाधान मैं बताऊंगा, लेकिन अभी समस्या के मूल को समझा रहा हूं। हम सभी का मस्तिष्क अलग अलग तरह से डिजाइन किया है ईश्वर। भाई अगर सबका मस्तिष्क एक जैसा होता तो आज आप मेरी बात क्यों सुन रहे होते? हमारा मस्तिष्क ईश्वर ने अलग उद्देश्य से अलग कार्य के लिए डिजाइन किया, आपका मस्तिष्क अलग उद्देश्य से अलग कार्य के लिए डिजाइन किया। लेकिन ये साम्राज्यवादी लोगों ने क्या किया कि सभी का मस्तिष्क एक जैसा बना दिया, एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, साइकोलॉजी के द्वारा, सोशल एटमॉस्फेयर के द्वारा, सोशल कंटेंट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा सबका मस्तिष्क एक जैसा बना दिया। आज स्थिति है कि आदमी की औकात हो या ना हो, लेकिन वो जीना चाहता है कैसा, कह रहे जैसे मुकेश अंबानी जीते हैं, उसके नीचे जीना ही नहीं है। और यही आपके अवसाद, यही आपके डिप्रेशन का कारण है, क्योंकि आप किसी दूसरे जैसा जीना चाहते हैं। दूसरे जैसा जीना चाहते हैं कि इच्छा ये बता रही है कि आप अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं, आप प्रतिस्पर्धा में किसी दूसरे की तरह जीना चाहते हैं। ईश्वर क्या कहता है कि आप अपनी जिंदगी जिए, किसी दूसरे से प्रतिस्पर्धा मत कीजिए। और अगर आप प्रतिस्पर्धा करेंगे तो जिस पिंड को आप दूसरे जैसा बनाना चाहते हैं, मैं इस पिंड को नष्ट कर दूंगा। ईश्वर का क्या कहना है कि हर व्यक्ति की मानसिक कार्यशैली अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के संचित संस्कार और वृत्ति अलग अलग है, हमारी परिस्थितियां अलग अलग हैं। हम जिस परिस्थिति में पले बढ़े हैं, आप दूसरी परिस्थिति में पले बढ़े हैं, कोई तीसरा व्यक्ति किसी तीसरी परिस्थिति में पला बढ़ा है। हमारे विकसित होने की प्रक्रिया अलग अलग रही है। हमारे माँ बाप ने अलग तरह से पाला है, आपके माँ बाप ने अलग तरह से पाला है, तो वो हमारे विकसित होने की प्रक्रिया अलग अलग रही है। इसी वजह से हम लोगों की मानसिक क्षमताएं अलग अलग हैं। जो कार्य मैं कर सकता हूं आप नहीं कर सकते, जो आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मानसिक क्षमताएं अलग अलग हैं। हमारे हाथों में अंगूठों के निशान अलग हैं, हमारी आंख अलग है,
हमारे मस्तिष्क की रेखाएं अलग हैं। तो हम कोई भी दो व्यक्ति जब एक जैसे हैं ही नहीं, तो उन दो व्यक्तियों के बीच में किसी भी विषय को लेकर प्रतिस्पर्धा क्यों हो सकती है? ये सामूहिक नासमझी है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि शुक्ला का लड़का ये हो गया इसलिए तुम भी ऐसा हो जाओ, नहीं, उसकी परिस्थिति चीजें उद्देश्य अलग है, हमारी परिस्थिति चीजें उद्देश्य अलग है। हमारी उससे कोई समानता है ही नहीं, हम उस जैसा हो कैसे सकते हैं? यहां तक मैंने जो विषय को रखा उसमें किसी के मन में कोई विचार, कोई शंका, कोई अपनी बात कहने की इच्छा है? जी सहमत। स्पष्ट है गुरुजी। तो हम लोगों को करना क्या है? किसी भी परिस्थिति में, गंभीर बात सुनिए, हम लोगों को करना क्या है? किसी भी परिस्थिति में अपने जैविक लय के क्रम को छोड़ना नहीं। अगर हम लोग अपने जैविक लय के क्रम को छोड़ेंगे तो परिणाम क्या होगा कि हमारा बौद्धिक स्तर धीरे 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 शरीर को सही तरह की ऊर्जा का संकेत देना बंद कर देगा। किसी भी स्थिति में अपने जैविक लय को छोड़ना नहीं। अगर हम किसी भी स्थिति में अपने जैविक लय को छोड़ देंगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि हमारे मस्तिष्क से हमारे शरीर को मिलने वाले सिग्नल्स वीक हो जाएंगे, और जब हमारे ये सिग्नल्स वीक हो जाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। हमने जैसा कि पहले भी बताया आप लोगों को कि मेडिकल साइंस में 9000 तरह के रोग हैं जिनको ठीक करने की कोई भी दवा बनाई ही नहीं जा सकती, क्योंकि ये सारी की सारी दवाइयां आपके जैविक लय से जुड़ी। इसलिए क्या करना है कि हमें यौगिक अभ्यास करना है। जब हम यौगिक अभ्यास करेंगे तो क्या होगा कि जैविक लय हमारा कंटिन्यू रहेगा, मेंटेन रहेगा। हमारे सामूहिक रूप से इसमें माता पिता भी शामिल हैं, भाई भी शामिल है, बहन भी शामिल है, पत्नी भी शामिल है, बेटा भी शामिल है, अड़ोसी पड़ोसी भी शामिल है, जिनको हम डील करते हैं वो सब लोग शामिल हैं सामूहिक रूप से। हम गलत निर्णय लेते हैं, गलत तरह से चीजों का विश्लेषण करते हैं, हमारे सोचने समझने विचार करने का तरीका गलत है और हमारी लाइफ स्टाइल गलत है। उसी का परिणाम है कि हम तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी के पेशेंट हैं और एनर्जी बर्न की प्रॉब्लम है। एनर्जी बर्न का मतलब यह है कि चाहे जो खाए पिए शरीर हर समय थका थका सा रहता है। इसका बस यही कारण। अगर साम्राज्यवादी बाजारवाद के प्रभाव से हम मुक्त होकर के अपने जैविक लय में जीना शुरू कर दें तो आज हमारा तनाव खत्म हो जाएगा, एंजाइटी खत्म हो जाएगी, एनर्जी बर्न खत्म हो जाएगा, डिप्रेशन खत्म। इसलिए हमें क्या करना है? कुछ प्राथमिक यौगिक अभ्यास करना है। इन प्राथमिक यौगिक अभ्यासों से क्या होगा? हमारा माइंडसेट चेंज होगा। जब माइंडसेट चेंज होगा तो क्या होगा? हमारा ब्रेन रीबूट होगा। जो एक पैटर्न डेवलप कर दिया गया है माताजी, पिताजी, स्कूल, टीचर, सर्विस करने में आपके एम्प्लॉय द्वारा, वो पैटर्न पीछे छूटेगा और आपका ब्रेन रीबूट होगा। नए सॉफ्टवेयर पर आपका मस्तिष्क काम करना शुरू करेगा
और जब नए सॉफ्टवेयर पर मस्तिष्क काम करना शुरू करेगा तो परिस्थितियां वही रहेंगी, लेकिन आपके ब्रेन ने क्योंकि अपने को रीप्रोग्राम कर लिया है, तो प्रॉब्लम को देखने, समझने, जानने और उनका निष्कर्ष निकालने का तरीका आपका बदल जाएगा। और जब ये तरीका बदल जाएगा तब आप क्या करेंगे? परम चैतन्य अवस्था में जीना शुरू करेंगे, संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। संसार में रहते हुए भी संसार आपको प्रभावित नहीं करेगा। इसी को अध्यात्म की भाषा में मुक्ति कहा गया है, मोक्ष कहा गया। मुक्ति और मोक्ष का मतलब ये कभी नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाइए, कोई ऊपर स्वर्ग है वहां पर जाएंगे तो आपको कोई विशेष तरह का सम्मान मिलेगा। नहीं, ये सब भ्रम है। मुक्ति और मोक्ष का अर्थ जीवित रहते अपने मस्तिष्क को रीबूट कर लेना, रीप्रोग्राम कर लेना, रीसेट कर लेना, जिससे कि जिस पैटर्न पर हम जीते चले आए हैं उसी पैटर्न को पूरी की तरह से बदल दें। परिस्थितियां वही रहें लेकिन हमारे निर्णय लेने का तरीका बदल जाए। यह है हमारा रीप्रोग्रामिंग। और ये जो रीप्रोग्रामिंग है यही हमें मुक्ति और मोक्ष देती है। स्पष्ट हुआ? किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई शंका उपजा हो, पूछिए। अब आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, मैं एक बात कहना चाहता था गुरुजी, कि ये बातें सुनने के बाद तो मुझे गुरुजी ऐसा लग रहा है कि हमें बच्चों की परवरिश करना भी नहीं आता, क्योंकि हम जिस पैटर्न से निकले हैं ना, बच्चों को हमने उसी पैटर्न में डाल दिया है और वो भी उसी पैटर्न में चल रहा है। तो ये आप बच्चे को साइलेंट आत्महत्या की तरफ ढकेल रहे हैं। जैसे आपका व्यक्तित्व नष्ट कर दिया आपके माता पिता ने, उसी तरह आप अपने बच्चे का व्यक्तित्व नष्ट कर। जी गुरु, आप ये बताइए, आज से 300 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले कबीरदास हुआ करते थे, रैदास हुआ करते थे, रहीमदास हुआ करते थे, अकबर हुआ करते थे, जोधाबाई हुआ करती थी। अब क्यों नहीं होते? कहां गए वो दार्शनिक, चाणक्य जैसे विचारक? अब क्यों नहीं हो रहे भाई? वो इसलिए चाणक्य थे, रैदास, कबीरदास, रहीमदास इसलिए थे क्योंकि वह लोग अपने जीवन की लय में जीते थे। और आप अपने जीवन की लय में नहीं जी रहे हैं। आप विशेष जी अपने जीवन को देखिए। वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन आपका जन्म हुआ, उसी दिन आपके माता पिता ने ये निर्णय कर लिया कि इस लड़के को ऐसा बनाना है कि इसके माध्यम से मुझे आय प्राप्त करनी। तो बोले या ना बोले, लेकिन उनका निर्णय यही है। जी गुरुजी। उसी के हिसाब से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई। क्योंकि दूसरे लोगों के बच्चे स्कूल जाकर के पढ़ करके आय प्राप्त करते थे, इसलिए उन्होंने भी आपको स्कूल भेजना शुरू कर दिया। नकल में ही तो भेजा। बिल्कुल गुरुजी। और कोई कारण था? यही कारण था। और फिर स्कूल भेजने के बाद आपके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि फला का लड़का इतने परसेंट नंबर लाया, तुम उतना परसेंट लाओ, नहीं तो साले तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल अब आप गुरुजी। परसेंट में उलझ गए। परसेंट में उलझ जाने के बाद फिर आप किसी तरह रोते ढकेलते, अपने दिल पर पत्थर रखते हुए इंजीनियरिंग कर ली आपने। और फिर इंजीनियरिंग करने का मतलब क्या है? जैसे लेबर चौराहा होता है, वहां पर सब लोग स्वेच्छा से आ जाते हैं, भैया मजदूरी करने के लिए तैयार हैं, हमको जहां ले चलना हो ले चलो, सुबह से शाम तक मजदूरी करेंगे, हमें शाम को इतना रुपया दे देना। लेबर चौराहे पे यही होता है, कुछ और होता है? ऐसे ही होता है गुरुजी। ठीक है। तो स्किल्ड लेबर, प्रशिक्षित लेबर,
आपके इंजीनियरिंग कॉलेज ने बना दिया आपको। अब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एक प्रशिक्षित लेबर के तौर पर खड़े हो गए। कंपनी आ रही है, कैंपस सिलेक्शन कर रही है, आपको ले जा रही है। वो चेक कर रही है कि आपके अंदर वह बौद्धिक क्षमता है या नहीं, कि आप उनके काम के हो या नहीं। अगर आप उनके काम के हो, ले जा रही है। आपका सिलेक्शन हो गया, माता पिताजी बहुत खुश कि चलो लड़का पैसा कमा के देगा। नहीं सिलेक्शन हुआ, 500 तरह की बातें। हम तो पहले ही जानते थे कि तुम नालायक हो, किसी लायक नहीं हो। हमें तो पहले ही मालूम था कि तुम पढ़ाई में कुछ नहीं कर पाओगे। 4,500 बच्चों में 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन वही 15 बच्चे सभी बच्चों के माता पिता का आदर्श हो गए। क्यों? क्योंकि वो कैंपस सिलेक्शन हो। आपकी क्या मनस्थिति है, आपका क्या बौद्धिक स्तर है, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या भावना है, आपकी क्या संवेदना है, इससे किसी को इस धरती पर कोई मतलब नहीं। ना आपकी पत्नी को मतलब है, ना आपके बच्चों को मतलब है, ना आपके माता पिता को मतलब है, ना आपके किसी भी शुभ चिंतक को मतलब है। हर व्यक्ति को मतलब बस सिर्फ इस बात से है कि आप उनके लिए किस तरह से उपयोगी हैं। और जब तक आप उनके लिए उपयोगी हैं, तब तक वह आपसे मतलब रख रहे हैं। और जिस दिन आप उनके लिए उपयोगी नहीं रह जाएंगे, आपसे ज्यादा नालायक इंसान इस धरती पर कोई दूसरा नहीं। मेरी बातें सुनने में थोड़ी कड़वी लग रही होंगी, लेकिन एसेस करिए, एक गणित लगाइए, चिंतन करिए, तो आप ये पाएंगे कि वह लोग, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे चाचा हो, चाहे ताऊ, वो अपने दिमागी फितूर को, शब्द सुनिए, वह अपने दिमागी फितूर को आपके माध्यम से पूरा करना चाहे। गाड़ी खरीद ली जाए, बिल्कुल सहमत हूँ। गाड़ी खरीद ली जाए, क्या कौन पैसा देगा? क्या लड़का देगा? कमाना है। क्या मकान बना लिया जाए, क्या पैसा कौन देगा? क्या लड़का देगा? कमा रहा है। पत्नी आ गई, जेवर खरीद लिया जाए, सोने का सिक्का, पैसा कौन देगा? अरे तुम कमा तो रहे हो। तो हर आदमी अपना दिमागी फितूर आपके माध्यम से पूरा करना चाहता है। अब आप बताइए, आप अपनी जिंदगी, आप अपनी जैविक लय में जी कहां रहे हैं? इसीलिए आप कबीरदास नहीं बन पा रहे हो, सूरदास नहीं बन पा रहे हो, रैदास नहीं बन पा रहे हो, तानसेन नहीं बन पा रहे हो, अकबर नहीं बन पा रहे हो, कालिदास नहीं बन पा रहे हो, कुछ नहीं बन पा रहे हो। आप बस सिर्फ दूसरों के फितूर को पूरा करने की एक मशीन के अलावा और कुछ नहीं रह गए। और उसका परिणाम क्या है? स्ट्रेस, दबाव, तनाव, अवसाद और ऑर्गन फेल्योर। और एक स्थिति वो आती है जब शरीर थक कर खत्म हो जाता है और आप दूसरों के फितूर को पूरा करते करते पूरी जिंदगी जीकर मर जाते हैं। आप अपनी जिंदगी कभी जी ही नहीं पाते जिस चीज को जीने के लिए आप पैदा हो। यह है शैव जीवन दर्शन। मेरे विचार से अगर कोई असहमति है किसी के, तो आप अपनी बात रखिए। मैंने अपनी बात पूरे खुले शब्दों में रखी, आप भी रखिए। सहमत है गुरुजी। सहमत है गुरुजी। ठीक है नहीं? तो हमें करना क्या है? हमें किसी दूसरे के फितूर में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि जब आप किसी दूसरे के फितूर को पूरा करने में जिंदगी जीना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर एक गुप्त गुस्सा, दबा हुआ क्रोध पैदा होने लगता है। वह दबा हुआ क्रोध ना आप अपनी पत्नी के सामने कभी प्रकट कर पाते, ना अपने बच्चे के सामने कभी प्रकट कर पाते, ना अपने माँ बाप के सामने कभी प्रकट कर पाते, ना आप समाज के सामने कभी प्रकट कर पाते हैं। लेकिन वह दबा हुआ गुस्सा आपके ऑर्गन को फेल्योर करना शुरू करता है। आपका अज्ञात भय, पता नहीं कब क्या हो जाएगा, पता नहीं कब नौकरी से निकाल दिया जाएगा, पता नहीं कब ईएमआई बंद हो जाएगी,
पता नहीं। इस मीटिंग में मालिक खुश होगा कि नाराज होगा, पता नहीं। ये प्रोजेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं। यहां मैं नौकरी कर पाऊंगा 4-6 साल के नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं। तो ये जो पता नहीं का अज्ञात भय है, यह आपको इसलिए तोड़ देता है क्योंकि आपने किसी दूसरे के फितूर को पूरा करने के लिए अपने ऊपर इतनी लाइबिलिटी ले ली है कि वो लाइबिलिटी आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। फितूर किसी और का है, इच्छा किसी और की है। अभी वकील साहब हैं एक मेरे, उन्होंने अपने बेटे की शादी बहुत ही सामान्य परिवार की लड़की से की, बस सिर्फ इसलिए की कि संपन्न परिवार की लड़की बहू बन के आती हैं तो उनकी इच्छाएं बहुत होती हैं और लड़के से शायद तालमेल बैठे ना बैठे। तो उन्होंने अपने ही गांव के थोड़ी दूर पर एक ब्राह्मण परिवार की, सामान्य परिवार की बच्ची से विवाह कर दिया। आज स्थिति यह है कि मात्र 1.5 से 2 महीने हुए, ज्यादा समय नहीं बीता है, लेकिन वह सामान्य परिवार की लड़की रोज इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जोमेटो और आपका अमेज़न, ज़ूडियो पर रोज ऑर्डर 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 ऑर्डर। जितना लड़के की सैलरी नहीं उतना तो वो क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर कर चुकी। अब उसको समझाया गया कि बेटा ऐसे मत करो। अरे तो अब शादी हो गई है तब भी हम अपने हिसाब से नहीं जिएंगे क्या? माँ बाप के यहाँ तो था ही नहीं, हम जीते कैसे? लेकिन अब तो हमारा आदमी कमाता है। अरे भाई, आपका आदमी अगर 70-80 हजार रुपए महीना कमाता है तो आप 2 लाख का ऑर्डर दे दोगे? लड़की के माँ बाप ने आके समझाया, नहीं, अगर इनकी औकात नहीं थी, शब्द सुनिए उस लड़की के, अगर इनकी औकात नहीं थी तो हमसे शादी की क्यों नहीं? मतलब आपका एक दिमागी फितूर है और उसके लिए लड़के की जीवन बर्बाद कर। अब वो लड़का क्या है? अपने क्रोध को दबा कर बैठा है, अज्ञात भय से भयभीत है। उसके कारण वह ना तो अपने दाम्पत्य जीवन को सही तरह चला पा रहा है, ना अपनी नौकरी को सही तरह चला पा रहा है। और ये नकारात्मक विचार उसके जीवनी ऊर्जा को प्रतिक्षण नष्ट कर रहे हैं। इसीलिए कुंडली का 7वां भाव पत्नी का भी भाव होता है और मृत्यु का भी भाव होता है। अगर पत्नी समझदार है तो ऋण रोग शत्रु को 6ठे भाव में अपने पुरुषार्थ से ढकेल देती है और मृत्यु को 8वें भाव में ढकेल देती है। लेकिन अगर पत्नी समझदार नहीं है तो कुंडली के 7वें भाव से ही ऋण, रोग, शत्रु और मृत्यु, इन 4 चीजों का विचार किया जाए। मतलब क्या है कहने का भाव? कि आपने किसी दूसरे के सम्मान में जिंदगी जिया और अपने जीने के तरीके को, अपनी जीवनी लय को छोड़ दिया क्योंकि वह खुश रहे। और उसकी खुशी के लिए आपने अपने जीने के तरीके को जो छोड़ा, वह तरीका ही आपके विनाश का कारण बन गया। इसलिए अपने जीने के तरीके को मत छोड़िए। अपने मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी के अंदर ईश्वर ने जो कोडिंग करके भेजा है, जीने का तरीका, जहां से 72,000 नस नाड़ियां पूरे शरीर में दौड़ रही हैं, उसमें आपके जीने के तरीकों को कोडिंग करके भेजा है मेरुदंड के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर।
उस लय को डिस्टर्ब मत कीजिए, वरना क्या होगा कि आपका मस्तिष्क और आपके गट के बीच में जो वेगस नर्व है उसमें ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाएगा। और वेगस नर्व में अगर ऊर्जा का संतुलन एक बार बिगड़ गया तो आप प्रति क्षण मरेंगे, प्रति क्षण, और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हमारे यहाँ जो सिद्ध योगी हुआ करते थे वो कहते थे मेरुदंड को सीधा रखो। मेरुदंड को सीधा रखो माने क्या? हम लोग क्या करते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाते हैं। ये मतलब नहीं है। मेरुदंड को सीधा रखो मतलब संतुलित, ना इधर झुकाओ ना इधर झुकाओ, एकदम संतुलित रखो। ना भावनाओं में बहो और ना सिद्धांत में जाओ। बहुत से लोग बड़े सैद्धांतिक होते हैं, मेरा तो यही तरीका है, मैं तो ऐसे ही बात करता हूं, मेरे तो जीने का ये सिद्धांत है ना, फेल हो जाओगे। कोई तरीका नहीं होता। जो बहुत सिद्धांतवादी आदमी होते हैं वो डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर की दवाई जिंदगी भर खाते हैं। जो बहुत सिद्धांतवादी लोग होते हैं वो डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर की दवाई पूरी जिंदगी खाते हैं। व्यक्ति देश काल परिस्थिति प्रभाव के अनुसार निर्णय लेता है। सैद्धांतिक व्यक्ति इन सारी चीजों को इग्नोर करके निर्णय लेता है। और जब आप सारी चीजों को इग्नोर करके निर्णय लेंगे आप हमेशा तनावग्रस्त रहेंगे, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था यही है, व्यवहारिक रहिए। बड़े बड़े आंधी तूफान आते हैं, जो पेड़ हवा के साथ झूमना नहीं जानते वो उखड़ जाते। आपको अगर ईश्वर ने सामर्थ्य दिया, एक बड़ा पेड़ बना दिया, तो विपरीत हवाओं के साथ झूमने का हुनर आपको खुद सीखना पड़ेगा, वो ईश्वर नहीं देगा। और अगर आप में झूमने का हुनर नहीं है हवा के साथ, तो वह हवा आपको उखाड़ देगी, फेंक देगी। इसलिए मेरुदंड को सीधा रखने का मतलब यह है कि ना तो आप सिद्धांत में उलझिए, ना ही आप भावनाओं में उलझिए। आप अपने जीवन की लय में चलिए, क्योंकि आपके जीवन के लय की समस्त ऊर्जा ईश्वर ने कोडिंग के रूप में आपके मेरुदंड के अंदर डाल रखी है। स्पष्ट? किसी के मन में कोई विचार, कोई चिंतन उपजा हो तो आप पूछिए। स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी। चलिए, एक चीज और समझ लीजिए कि अगर आपने अपने जीवन के जैविक लय को जीवन भर सक्रिय नहीं रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर आपने अपने जीवन के जैविक लय को जीवन भर सक्रिय नहीं रखा है, तो कोई भगवान, कोई धर्मगुरु, कोई तीर्थ, कोई मंदिर, कोई पत्थर, कोई पेड़ आपको सुखी नहीं रख सकता। आप सुखी रह ही नहीं सकते। दुनिया के सभी धर्म संगठित गिरोह हैं, इनकी सदस्यता मत लीजिए। अगर आपने किसी भी धर्म की सदस्यता ले रखी है तो ये समझ लीजिए कि वह धर्म सबसे पहले आपकी जैविक लय की हत्या करेगा। इसलिए किसी भी धार्मिक ग्रोह के सदस्य मत बनिए। अपनी मौज, अपनी मस्ती में जिए। किसी भी धर्मगुरु के प्रभाव में मनो अपराधी मत बनिए। आप अपनी हत्या स्वयं मत करिए।
आप अपनी मौज में अपनी जिंदगी जिए, जिस लिए ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है, बस सिर्फ वह कार्य करिए। यही एकमात्र तरीका है पूरी तरह से स्वस्थ रहने का। और अगर आपने ये तरीका एडॉप्ट नहीं किया है तो आप पूरी तरह से कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। स्पष्ट हुआ मेरी बात लोगों को? स्पष्ट। अब मैं एक अभ्यास आज से शुरू कर रहा हूं, आप लोग करेंगे, माइंड को डिटॉक्स करने का। कलम कागज डायरी कोई साथी लेके बैठा है? आप नोट करिए, और इसको नोट करने के बाद ये पॉइंट हिंदी और इंग्लिश में लिख करके आप ग्रुप में डालिएगा। जी गुरु जी जी गुरु जी। आपको अपने, आज से यौगिक क्रिया हम लोग शुरू कर रहे हैं, अपने माइंड को डिटॉक्स करना है। जहर जो इस दिमाग के अंदर आपके घर परिवार, माता पिता, पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, फूफा फूफी, अड़ोसी पड़ोसी ने भर दिया है, उस जहर को दिमाग से निकालना है। इसके लिए आपको एक एक सबको अपनी अपनी डायरी लेनी है। उस डायरी में क्या करना है? आपको अपनी समीक्षा स्वयं करनी है। आप स्वयं के प्रति अगर ईमानदार नहीं है तो इस धरती पर कोई आपको ठीक नहीं कर सकता। सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक सूची बनानी है। वो सूची में क्या है? एक तरफ लिखिए कि वह कौन सी चीजें हैं जिनके संपर्क में आने के बाद मैं ऊर्जावान हो जाता हूं, और दूसरे पेज पर लिखना है वह कौन सी चीजें हैं जिनके संपर्क में आने से मेरी ऊर्जा का क्षय होता है। अब क्या, मुझे अपने काम करने में ऊर्जा मिलती है, ऊर्जावान वाले कॉलम में लिख दीजिए। मुझे किसी दूसरे के निर्देश पर काम करने से मेरी ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा क्षय वाले कॉलम में लिख दीजिए। इसी तरह अपने हर काम, हर रिश्ते, हर तरह की न्यूज, अपने ऑफिस का हर व्यक्ति का एटमॉस्फेयर, अपने परिवार के अंदर हर सदस्य के साथ आपका संबंध, इसकी एक समीक्षा स्वयं करिए। चार्ट बनाइए कि वह कौन कौन से लोग हैं जिनके संपर्क में जाने से आपकी ऊर्जा का उत्थान होता है, और वह कौन कौन से लोग हैं जिनके संपर्क में जाने से आपको तनाव मिलता है, अज्ञात भय मिलता है और आपकी ऊर्जा का पतन होता है। सेल्फ मेजर करिए, कोई दूसरा इसे मेजर नहीं करेगा। आपको यह पता लगेगा कि आपके जीने के तरीके में आप 80% अपनी जिंदगी नकारात्मक ऊर्जा देने वाले के साथ जी रहे हैं। 80%। बस सिर्फ 20% समय आप सकारात्मक ऊर्जा देने वालों के साथ जी रहे हैं, और उसी 20% ऊर्जा से आपकी जिंदगी चल रही है, वरना अब तक तो आप मर गए होते। फिर क्या करना है? इसे स्विच करना है। हमें धीरे धीरे, अभी हम बताएंगे कैसे स्विच करना, प्रोसेस। हमें धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से, जहां पर मेरी ऊर्जा, मेरी जीवनी शक्ति का ह्रास होता है, उन लोगों से धीरे 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 दूरी बढ़ानी है, और जहां पर मेरी जीवनी ऊर्जा, जीवनी शक्ति का विकास होता है, उन लोगों के साथ, उन लोगों के विचारों के साथ अपना अधिक जीवन देना है, अधिक समय देना। समझ में आई बात? स्पष्ट हुई? जी गुरुजी। जरूरी चीज है या नहीं है? जरूरी चीज है गुरुजी। आज तक इस तरह का चार्ट तो बनाया नहीं, आज पहली बार बनवा रहा हूं। क्यों? जी गुरु जी। लेकिन बनाइए।
बहुत जरूरी चीज। दूसरा काम क्या करना है कि कल जो भी कुछ करना है उसे आज ही डिसाइड कर लीजिए। आपको किससे मिलना है, कहां जाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है। मैक्सिमम जो भी कल आपको करना है वो आज ही डिसाइड कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? इसके 3 लाभ हैं। पहली चीज क्या है कि आपको अपने जीवन को प्रोग्राम करने की आदत विकसित होगी। जो लोग सोचते हैं अरे कल सुबह उठेंगे तब देखा जाएगा, नहीं, गलत है ये तरीका। आपको चीजों को आज अभी इसी वक्त डिसाइड करना है, क्योंकि कल तो इतने फोन आ जाएंगे, इतनी चीजें हो जाएंगी, इतनी परिस्थिति हो जाएगी कि आपको महत्वपूर्ण लोगों से जो मिलने जाना है वो दिमाग से बात ही निकल जाएगी। इसलिए कल हमें किस किस से मिलना है उसको रिटन डाउन करिए, लिखिए अपनी डायरी में। हमें किससे मिलना है, कहां जाना है, क्या खाना है, ब्रेकफास्ट हमारा क्या होगा कल का, ये अभी आज रात में डिसाइड कर लीजिए। दलिया खाएंगे कि टोस्ट खाएंगे कि पकौड़े खाएंगे, क्या खाएंगे, आज अभी डिसाइड करिए। और क्या कपड़े पहनेंगे। मैं देखता हूं बहुत से लोगों को वार्डरोब खोल के खड़े हो जाएंगे, फिर ढूंढते हैं ये पहने, ये पहने, ये पहने। अरे जब तुम्हें कल ऑफिस जाना ही है तो उसे अभी आज रात में क्यों नहीं एक हैंगर में लगा के डिसाइड करके लगा दो कि हमें कल ये पहन के जाना है, और बस सिर्फ वही हैंगर निकाल कर आप पहनिए। ठीक है? ये आदत अगर आपने विकसित कर ली तो आपका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। आपको और आपके साथियों को अनुशासित होने का अभ्यास हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने डिसाइड किया कि अमित त्यागी के पास कल जाना है। अचानक सुबह 7 बजे सुशील जांगड़ का फोन आ गया, गुरुजी मैं मिलने आ रहा हूं। आप साफ मना कर दीजिए, भाई आज मेरा अमित जी के यहाँ अपॉइंटमेंट है, मैंने कल बात कर ली, अभी मैं आज अमित जी के यहाँ जाऊंगा, वहां से जब खाली होऊंगा तब आपसे मिलूंगा। अब क्या है कि 1-2 बार जब आप उन्हें ये बताएंगे तो वो ये समझ जाएंगे कि अगर गुरुजी से मिलना है तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो आप भी अनुशासित हुए और वो भी हो गए, वरना वो कभी भी मुंह उठा के चले आएंगे और आपके दिन भर के काम को डिस्टर्ब कर देंगे। होता है, ऐसा नहीं होता है कि कुछ विशेष लोग आ जाते हैं और आपका पूरा दिन का कार्यक्रम रूटीन डिस्टर्ब कर देते हैं, घंटे 2 घंटे ही ठीक। बताइए। होता है गुरुजी ऐसा? होता है गुरुजी, होता है गुरुजी। इसलिए अपने जीवन के एक एक दिन को व्यवस्थित कीजिए। ये सब माइंड डिटॉक्स करने के तरीके बता रहा हूं, इससे कैसे डिटॉक्स होता है ये मैं प्रैक्टिस में सिखाऊंगा। तीसरा जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि आप स्वयं से पूछिए कि आज मेरी किस किस ने मदद की। स्वयं से पूछिए। और आज मैं किस किस की मदद कर सकता था जो मैंने नहीं की। स्वयं से पूछिए आज मेरी किस किस ने मदद की, उसको धन्यवाद है। और मैं किस किस की मदद कर सकता था जो मैंने नहीं की। इससे आपको पता चलेगा कि आप अपने जीवन में कितने एहसान फरामोश हैं, कितने खराब हैं, कितने गंदे इंसान हैं आप। ये आपको पता चलेगा। और जब आपको ये पता चलेगा कि आप कितने खराब हैं, कितने गंदे हैं, कितने एहसान फरामोश हैं, तब आप दूसरे को गलत कहना छोड़ देंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा गंदा कोई हो ही नहीं सकता। कबीरदास जी कहते हैं ना
कि मुझसे बुरा न कोई, बुराई जो देखा है मैं चला, मुझसे बुरा न। तो वो बुराई मुझे अपने अंदर देखनी पड़ेगी। उसके लिए क्या है, किस किस ने मेरी मदद की, इसको सूचीबद्ध बनाइए, और आज हम किस किस की मदद कर सकते थे जो हमने नहीं की, उसकी भी सूची बनाइए। तो आपको पता चलेगा कि हमसे बुरा इंसान इस धरती पे कोई दूसरा नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। मेरी बातों से कुछ सदमा अदमा तो नहीं लग रहा आप लोगों को? नहीं गुरुजी, स्पष्ट है। नहीं गुरुजी, स्पष्ट। ये माइंड को डिटॉक्स करने का तरीका है। अभी मैं इस पर जब यौगिक क्रियाएं कराएंगे ना, और अगर आपका माइंड डिटॉक्स नहीं रहेगा पहले से, तो आप यौगिक क्रिया की ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सिरदर्द होने लगेगा, माइग्रेन होने लगेगा। इसलिए ये अभ्यास कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ हूं, और 3 महीने बाद जब कोर्स खत्म होगा तब आपको ये पता लगेगा अब मैं कहां पहुंच गया। चौथी जो सबसे बड़ी चीज है ध्यान देनी है, कोई भी चीज अगर प्रयोग के लिए 1000 रुपए की कीमत से अधिक की है तो उसको इमीडिएट ऑर्डर मत कीजिए। देखिए, समझिए, विचार करिए, लिस्ट में डाल लीजिए, लेकिन ऑर्डर 2-3 दिन बाद कीजिए। आप देखेंगे कि जो वैश्विक बाजारवाद के खिलाड़ी हैं, ये आपको भावनात्मक उकसा करके आपके पैसा हड़पते हैं। और जब ये आपको भावनात्मक उकसा करके आपको पैसा हड़पते हैं, तो अगर आप उनके उकसाने में आ गए तो वो आपका पैसा तुरंत लेके भाग जाएंगे। और जब आपने ये संकल्प ले लिया कि 1000 रुपए से अधिक कीमत की चीज को मैं कम से कम 24 घंटे बाद खरीदूंगा, 48 घंटे बाद खरीदूंगा, तो 24 घंटे 48 घंटे के विश्लेषण के बाद आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि 80% चीजें आप वह खरीद रहे थे जिसकी वास्तव में आपके जीवन में कोई जरूरत ही नहीं। क्योंकि अगर वह जरूरत है तो वह जरूरत आज भी रहेगी, वह जरूरत 2 दिन बाद भी रहेगी। लेकिन आज अभी जरूरत है और आप ऑर्डर करने जा रहे हैं और रुक गए, और 2 दिन बाद अब आपको उसकी जरूरत नहीं महसूस हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वह जरूरत नहीं थी, वह आपका आवेग था मार्केटिंग का। पिक्चरों में, टीवी सीरियल में दिखाते हैं ना, वो 6 ठो पैकेट इस हाथ में पकड़े हैं, 6 ठो पैकेट इस हाथ में पकड़े हैं और अकड़ के चले आ रहे हैं, तो वो वैसी नौटंकी करने की इच्छा होती है। तो उसके लिए क्या करिए, घर में 6 ठो पैकेट रख लीजिए और उसके अंदर अपने पुराने कपड़े वपड़े भर के शीशे के सामने खड़े होकर 10-5 मिनट मटक लीजिए, ईगो सेटिस्फाइड हो गया, बात खत्म। उसके लिए पैसा वेस्ट करने की जरूरत क्या? आप लोग स्वयं बताइए, ईमानदारी से बताइएगा कि आपके घर में जितनी चीजें रखी हैं, इनमें क्या 30 से 40% चीजें ऐसी नहीं है ना जिनकी आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ले आए हैं तो मजबूरी में घर में रखे हो? बताइए। ऐसी चीजें हैं गुरुजी? है गुरुजी। सब 30 से 40% चीजें ऐसी हैं जिनकी जीवन में कोई जरूरत नहीं है। 30 से 40% चीजें ऐसी हैं जिनकी जीवन में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आवेग में ले आए हैं तो रखी हुई हैं। अब उनको साफ कर रहे हैं, रख रहे हैं, उठा रहे हैं, किसी को दे भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि मोह है, पैसे से खरीद।
तो उन 30-40% चीजों को खरीदने की जरूरत ही क्या है? इसके लिए बहुत सीधा सिस्टम है। बाजारवाद के ट्रैप से बचना है तो चीजों को खरीदने का निर्णय अभी लीजिए, लेकिन खरीदिए 48 घंटे बाद। आप देखेंगे कम से कम 15 से 20 हजार रुपए महीना आपकी बचत। स्पष्ट है? आगे बढ़ो। जी गुरुजी। जी गुरुजी। अब सबसे बड़ी लास्ट बात कहने जा रहा हूं। किसी भी परिस्थिति में हैबिट डेवलप करिए। किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज की शिकायत या आलोचना नहीं करनी। किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति की या किसी भी वस्तु की शिकायत या आलोचना नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? कारण समझिए कि जब आप अपना शिकायत या आलोचना करते हैं तो आपका बैक ब्रेन एक्टिव होता है, और जब बैक ब्रेन एक्टिव होता है तो आपका फ्रंटल ब्रेन एक्टिव नहीं होता, आज्ञा चक्र आपका सक्रिय नहीं होता। इसीलिए देखिए, जितने भी आज्ञा चक्र की जो मैंने शनि की उंगली से स्पर्श करने का अभ्यास जिन जिन को कराया, उनमें कोई आदमी है इस समय यहाँ मीटिंग में? सुशील है? सुशील जुड़ा है? सुशील? हाँ जी जी गुरु जी। आप शनि की उंगली के आज्ञा चक्र का जो स्पर्श का अभ्यास करे हैं, उसके बाद से आपको किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति की शिकायत करने की इच्छा खत्म हो गई कि नहीं हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, न्यूट्रल हो गई बिल्कुल एकदम। तो ये चीज अगर आपको अपना आज्ञा चक्र सक्रिय करना है, इस प्रकृति को अपनी आज्ञा से चलाना है, अपनी इच्छा से चलाना है, तो आपको अपने फ्रंटल ब्रेन को एक्टिव करना है, बैक ब्रेन को एक्टिव नहीं करना है। ठीक है? और जब आप किसी भी चीज या व्यक्ति की आलोचना करते हैं या शिकायत दर्ज कराते हैं बार बार, तो ऐसी स्थिति में आपका फ्रंटल ब्रेन एक्टिव नहीं होता, आपका आज्ञा चक्र एक्टिव नहीं होता, और आप पूरे जीवन बस सिर्फ शिकायत करते 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 मर जाते हैं, पहुंचते कहीं। इसलिए यह 5 अभ्यास आप लोगों को डायरी बनाकर करना है। ये माइंड को डिटॉक्स करने का प्रैक्टिस है। यहां आज का क्लास में खत्म कर रहा हूं। आप अपने माइंड को डिटॉक्स करें, क्योंकि जब माइंड डिटॉक्स होगा तो फिर मेरी बताई हुई साधनाओं की ऊर्जा को आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे, वरना उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर क्लास को यहीं पूरा करें। है किसी के मन में कोई प्रश्न, जिज्ञासा? स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट। आज और कल, जैसे कल का वीडियो आपको दिया गया है, ऐसे आज का वीडियो भी आपको कल दोपहर तक मिल जाएगा। कल और आज का वीडियो आप लोग किसी को भी भेज सकते हैं, किसी को भी, क्योंकि ये ओपन पड़ा हुआ है। लेकिन आगे के सेशन के जो वीडियो है उसको बस सिर्फ वही व्यक्ति यूज कर पाएंगे जिन्होंने सेशन में हिस्सा लिया है, फीस दी है और पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन कल और आज का वीडियो आप किसी को भी भेज सकते हैं।
उसे मोटिवेट कर सकते हैं, उसके जीवन को बदलने से आपको भी खुशी होगी। इसलिए कल और आज के वीडियो का इस्तेमाल आप लोग किसी भी रूप में कर सकते हैं। स्पष्ट है? समझ में आई मेरी बात? जी गुरुजी, स्पष्ट जी है। गुरुजी। स्पष्ट है। नए लोगों को आप जोड़िए और लोगों का भी जीवन बदले। आपको लगता है कि ये उपयोगी सेशन है, तो हम किस का भला कर सकते हैं? भगवान शिव से ये प्रेरणा लीजिए कि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। भगवान शिव चाहते सब अपने पास रख लेते, किसी की औकात नहीं थी से उनसे छीन लेता, किसी की औकात नहीं। लेकिन उदारता, उन्होंने किसी भी बहुमूल्य रत्न को अपने पास नहीं रखा। लेकिन उसी समुद्र मंथन में जब हलाहल विष निकला, जब देवता भी भाग गए, दैत्य दानव असुर भाग गए, सब भाग गए, और इस पृथ्वी पर जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति हाहाकार करके उस जहर से मरने लगे। निकाला किसने था? देवताओं ने। मर कौन रहे हैं? जीव जंतु। और देवता जहर निकालकर भाग गए तो भगवान शिव ही थे जिन्होंने इस सृष्टि के संपूर्ण जहर को अपने अंदर पी लिया। किसके लिए पी लिया? जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति के कल्याण के लिए। इसी तरह आपको भी शैव जीवन शैली का अनुगमन करके दूसरों के दुख तकलीफ परेशानी को अपने अंदर पी जाना है। कैसे पी जाना है? उनको यौगिक क्रियाएं सिखाकर आप उनके जीवन को बदल दीजिए, उनको अमृत पीने दीजिए और उनके सारे दुख तकलीफ को आप अपने अंदर ले लीजिए। मैं बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही सक्रिय जीवन शैली जीने वाला व्यक्ति हूं। जो लोग नए जुड़े हैं वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं उन्हें मालूम है कि न जाने कितनों के क्रॉनिक रोग तंत्र साधना से मैंने अपने शरीर पर ले लिया, और वो सभी लोग आज पूरी तरह से स्वस्थ। हार्ट की प्रॉब्लम है, मैंने अपने ऊपर ले ली। किडनी की प्रॉब्लम है, अपने ऊपर ली। पैंक्रियास की प्रॉब्लम है, अपने ऊपर ली। मस्कुलर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, वो मैंने अपने ऊपर ली। वो सब ठीक हो गया। 250 से अधिक केस हैं, 250 से अधिक। क्यों? क्योंकि हमें हमारे इष्ट ने यह सिखाया है कि जहर तुम्हें पीना और अमृत दूसरे को पीना। इसलिए हम पैदा ही हुए हैं जहर पीने के लिए। आप भी अपने हिस्से का जहर मुझे दीजिए और भगवान शिव के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन में अमृत पीजिए। यही शैव जीवन शैली है। इसी के साथ आज का वक्तव्य पूरा करता हूं। अपना कल्याण करिए, अपने जुड़े हुए लोगों का कल्याण करिए। कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। इसलिए अधिक से अधिक हम किसका कल्याण कर सकते हैं, ये भाव रखिए। और इस भाव के साथ जब जीवन जिएंगे तो ईश्वरीय ऊर्जाएं स्वतः आपकी मदद में खड़ी हो जाएंगी। और मैं और मेरा ही विकास हो के दृष्टि से अगर आप जिएंगे तो बहुत दूर तक यात्रा नहीं कर पाएंगे, निश्चित रूप से परेशान हो जाएंगे। इसलिए दूसरों के लिए जीना सीखिए, यही जीने की कला है। ठीक है? सभी साथियों को नमस्कार। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम गुरु। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए सभी। प्रणाम गुरुजी।